नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार चल रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप खेती और किसानी को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन से विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो आज हम गौ पालन और जैविक खेती के महत्व को लेकर जानकारी किसान भाइयों को देने आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय मैं उनसे करा देता हूं। हमारे साथ दिनेश वर्मा जी जुड़े हैं, आप प्रगतिशील किसान हैं, ग्राम नीलकंठ, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। नमस्कार। तो जैसा कि किसान भाइयों सभी जानते हैं कि यदि गौ पालन करना है, इसके लिए हमारे सामने तमाम चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के बाद आप अपने गौ पालन के व्यवसाय को कैसे ज़्यादा बेहतर तब्दील कर सकते हैं, इस विषय में आज हम जानकारी लेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने गौ पालन की शुरुआत कब की और आखिर इसी को अपना व्यवसाय क्यों बनाया? इसका क्या है, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी उस समय खेती जो है धीरे 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 घाटे का सौदा होता जा रहा था। लेकिन एक बार मैंने अखबार में ये पढ़ा कि जितना देश में उत्पादन नहीं है दूध का, उससे ज़्यादा खपत हो रही है। तो मैंने ये सोचा कि इसका रेट भी किसानों को मिले और अच्छी चीज़ें उपभोक्ता तक पहुँचे। इसके कारण एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती करने का फार्मूला सुभाष पालेकर जी से समझा और एक गाय लेकर पहुँचे तो आज 30 गाय तक पहुँच चुके हैं जी। इस तरह से आपने अपने गौपालन व्यवसाय की शुरुआत की। अब ये समझना चाहेंगे आपसे, यदि कोई किसान गौपालन व्यवसाय करना चाहता है तो उसको सामने आखिर क्या चुनौतियां रहती हैं? कई ऐसे नए किसान हैं जो सोचते हैं कि हम अब गौपालन करें या पशुपालन करें, तो इस दिशा में उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं? सर्वप्रथम तो जो भी किसान गोपालन या पशुपालन जो भी करना चाहते हैं उनको अपने क्षेत्रीय जो नस्लें हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। इसके बाद आजकल तो ऐसा हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से हमारे भारत में लगभग 42 प्रकार की देसी नस्लें गाय की हैं। उनमें से जो भी उनको अच्छा लगता है उस गाय के सीमेंट का डोज अपनी क्षेत्रीय गायों में रखवाते हैं, तो उस नस्ल की जो उनको अच्छी लगती है वो पैदा वहाँ हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि किसान को कम खर्चे में अपनी गाय की शुरुआत करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर किसान की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में कौन सी नस्ल जो रहती है गाय की वो ज़्यादा बेहतर रहती है किसान भाइयों के लिए? विस्तार से इस विषय में समझाइए। मेरा ऐसा मानना, जैसे आज मैं साहिवाल गाय के संवर्धन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे 4-5 मित्र हैं, कोई गिर के ऊपर कर रहे हैं, कोई थारपार करके ऊपर कर रहे हैं, सब पर्टिकुलर अलग अलग नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति को अच्छी लगती है उसके ऊपर उसको काम करना चाहिए। किंतु भारत में विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं और उन नस्लों का दूध भी सेम होता है और उनके अंदर A2 मिल्क पाया जाता है। उन गायों का दूध नहीं अमृत पाया जाता है। और क्षेत्र के अनुसार जो लगभग हमको पता लग जाता है कि हमारे वातावरण में ये गाय आराम से सर्वाइव कर जाएगी, उस गाय को उस किसान को उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। जी, इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि ना सिर्फ ग्रामीण परिवेश की बात करें और शहरी परिवेश की बात करें तो कई लोग गौपालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो नई नस्लें आ चुकी गाय की, उनके बारे में जानकारी दी। हाँ, जैसे आज शहरों के अंदर बहुत मिलावट है तो अच्छा दूध नहीं मिलता है, किंतु हमारे देश के अंदर पंगूर नस्ल जो एक गाय की है जी, उसकी हाइट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट होती है और 1 फीट की गाय होती है 12 इंची 18 इंची। उस गाय को जिस प्रकार से शहरों में लोग कुत्ते पालते हैं, सेम उसी प्रकार अपने घर में गाय रख सकते हैं। अपने बेड के ऊपर, अपने घर में, अपने बगीचे में घूमती फिरती रहेगी। जितना दूध की आपको आवश्यकता है उतना दूध वो गाय आपको आराम से दे सकती है। तो क्या आपने ये देखा कि शहरी क्षेत्रों में इस तरह से गायों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है या पशुपालन इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? एक सज्जन है जिन्होंने केरला में इस गाय की गौशाला खोली है और वहाँ बहुत सारे लोग बेटिंग में होने के बाद भी इंदौर शहर में अभी मुझे जानकारी में आया है कि वहाँ 4 से 5 इस प्रकार की गाय और बछड़े लाए गए हैं। वो धीरे धीरे उनका विस्तार शहरों के लिए ही करते जा रहे हैं जी, कि उनको शहरों में विकसित करना है कि वो आसानी से सर्वाइव कर पाए। जहाँ जिस बेडरूम में हम रहते हैं उसमें वो आसानी से रह सकती है। नॉर्मल तो हम देखते हैं आमतौर पर जब गौशाला जो रहती है आकार प्रकार काफ़ी बड़ा रहता है और गायों के हिसाब से उसको ढाला भी जाता है, तो जो पंगूर गाय, क्या उसके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं बुनियादी रूप से? मेरा ऐसा मानना है और जो सज्जन ने उनको पालने का काम शुरू किया है
उनका ये कहना है कि सिर्फ गाय ही लाना, इनके लिए अलग से कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपकी किचन तक वो कुत्ता जा सकता है और आपके लॉन में घूमता है, आपके बेड के ऊपर घूमता है, तो कुत्ते से तो गाय अच्छी होती है जी। तो वो आसानी से आपको, और गाय पूजनी भी है, तो गाय अगर आपके मंदिर में भी जाके बैठेगी तो समझिए कि आपका काम अच्छा है। चलिए बिल्कुल। अब आमतौर पर हम बात ये करना चाहेंगे कि गौशाला का आकार क्या होना चाहिए, किस तरह से उसकी बनावट होनी चाहिए। गौशाला, पहले तो जो किसान हैं या जो पढ़े लिखे नौजवान भी अगर वो इस सेक्टर, डेयरी सेक्टर की ओर, पशुपालन की ओर जाना चाहते हैं तो उनको एक लक्ष्य ऐसा लेके चलना है कि आज हमको जाना कहाँ तक है, कुछ समय सीमा उनको तय करना है। तो उस हिसाब से उनका रकबा तय करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमको 100 गाय तक जाना है, लेकिन आज हमारे पास 1 गाय है, तो उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ना कि उसको आगे से जाके लॉक कर देना है। उसको हमेशा खुला रखना है कि जैसे एक एक गाय बढ़ती जाएगी हम इसकी दीवार आगे बढ़ाते जाएंगे या थोड़ा सा और काम आगे चलाते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो गाय बढ़ती जाएगी और वो उसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन एक गौशाला है जिसमें अगर ज़्यादा गौवंश हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करते हैं? जनरली ऐसा होता है कि गांव में अपने दूध के लिए लोग गाय पालते हैं या थोड़े से व्यावसायिक रूप से अगर पालते हैं तो व्यक्ति के पास मुझे नहीं लगता है कि उसको ऐसा लगे कि गाय ज़्यादा होगी। जो व्यक्ति व्यवसाय करता है तो एक गाय से 1000 तक भी जा सकता है, लेकिन अदर किसान जो है कि उनको ज़्यादा रहती है, तो बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं उनको गाय की आवश्यकता रहती है तो वो खरीद लेते हैं, उनकी एक एफडी के रूप में अलग से इनकम हो जाती है। अब व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम बात करें तो क्या किसान गाय पालन के लिए कोई प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं? जी क्या ऐसी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं? तो सर्वप्रथम तो जिस व्यक्ति को चाहे काम 1 महीना या 6 महीने या वर्ष भर लेट चाहे हो जाए, लेकिन बिना प्रशिक्षण से कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। 5 दिन, 3 दिन, 15 दिन का प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में होते हैं और वहाँ पूर्ण रूप से मेडिसिन, वैक्सीन और टीकाकरण और सारी जो कहानी, उन्नत नस्लें, कितनी लागत है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी चीज़ें साइंटिस्टों के माध्यम से बताई जाती है। और वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जहाँ भी फार्म हाउस चलता है वहाँ 2-4 दिन उस व्यक्ति को रहकर उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना चाहिए। डेयरी सेक्टर ऐसा है कि बिजली का एक बार स्विच ऑन हो गया और उसमें चलते में काम करना, तो डेयरी एक बार स्टार्ट कर दी तो या तो रन करना या फिर ख़त्म करना, 2 में से तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो किसान भाई नवाचार करना चाहते हैं या गौ पालन करना चाहते हैं उन्हें पहले प्रशिक्षण ज़रूर हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा ये बताइए, जिस तरह से मौसम में बीमारियां होती हैं, मौसम बदलता है, उस वक्त देखा जाता है कि गौवंश हो या पशुपालक हो, उन्हें उनके सामने दिक्कतें आती हैं। गौवंश को बीमारियों से बचाने के लिए क्या एहतियात किसान भाई बरतें? सर्वप्रथम जो गायों का शेड का निर्माण ही होता है, जब व्यक्ति ट्रेनिंग ले लेता है तो उसका डिजाइन ऐसा करके दिया जाता है कि 24 घंटे में एक बार जब धूप आती है तो हमारे बाड़े से इधर एक बार धूप निकलती जाए तो उसमें जो कीट पतंग है वो मर जाते हैं, या एक धूप से लग जाती है बाड़े के अंदर, उससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर बीमारियां आती हैं, जब भी मौसम बदलता है तो बीमारियां जनरली आती है, लेकिन अगर वो किसान जागरूक रहता है, वैक्सीनेशन कराता रहता है समय समय के ऊपर, उसके बाद अगर ठंड आई है तो उसको तिरपाल से कवर करना है, गर्मी आई तो पंखे चालू करना है, कितनी बजे रात को बंद करना, इतना भी व्यक्ति को, जैसे अभी अभी ठंड आने वाली है तो हम 11 बजे रात को पंखे बंद कर देते हैं और सुबह 10-11 बजे चालू करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि दिन भर धूप में बांधना पड़ेगा, एक समय ऐसा है कि पेड़ की छांव ढूंढना पड़ता है। तो जैसा हमको महसूस रहता है ऐसा उनके साथ व्यवहार हमको करना पड़ेगा। आज के दौर की बात करें तो हल्की ठंड का जो मौसम है वो आने वाला है, इस दौरान क्या सावधानियां बरतते हैं आप? हल्की ठंड जैसे आने वाली है तो मैंने कहा कि जैसे शाम होती है तो सोने से पहले पंखे बंद करना है जी। सुबह अपने को लगता है गर्मी होने लगी तो पंखे चालू करना है, धीरे धीरे उनको कवर करना चालू कर दिया है। जैसे जैसे मौसम आएगा, आज हरा चारा भी अगर हमने लगाया है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरे ही उनका चेंज हमने कर देना, तो उसको बीमार पड़ना जरूरी है। हर चीज को जैसा हमारे साथ होता है, एक बच्चे के साथ होता है, सीधा उनके साथ भी ऐसे ही बदलना है। सारा जो व्यवहार है वो भी गायों के प्रति उतना ही, वो भी जीवित चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल बड़ा सामने आता है सामने कि आखिर आहार की हम बात करते हैं तो आहार क्या होना चाहिए गौवंश के लिए? जितना आहार हम अच्छा गौवंश के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन भी रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अधिक लालच के लिए व्यक्ति फीड के ऊपर जाता है, मतलब दाने के ऊपर जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब गाय या बछड़े ड्राई रहते हैं, जब दूध नहीं देते हैं, जब उनकी परवरिश अगर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो वो बहुत मजबूत रहते हैं, और वो जब दूध देने की अवस्था में रहते हैं तो बहुत कम आहार में बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं।
लेकिन दाना जो है अन्न मनुष्य के लिए बनाया गया है, वो चारा पशुओं के लिए बनाया गया है। उनको कितना भी चारा दोगे तो बीमार नहीं होंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा ज़्यादा लालच के चक्कर में उनको फीड बढ़ाया है तो बीमार पड़ जाते हैं। तो उनकी रुचि के अनुसार ही उनको देना और संतुलित मात्रा में और देना उसकी है। मात्रा भी सही होनी चाहिए। मात्रा भी लिमिटेड होती है कि जैसे तिलहन, दलहन और अन्न, इन तीनों का मिक्स करके ही हमको देना है। तो एक बंदा खली खिलाएगा तो एक बाटी बाटा खिलाएगा तो बीमार होना स्वाभाविक बात है। इसकी सही जानकारी किसान भाई कहाँ से हासिल कर सकते सिर्फ एक बड़ा माध्यम है, वेटनरी डॉक्टर हमारे मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं ब्लॉक में वहाँ होते हैं, दूसरे कृषि विज्ञान में होते हैं, वो तीसरे जो गोपालन या भैंस पालन जो पशुपालन करते हैं वहाँ से तो सटीक जानकारी मिल ही जाती है। चलिए, तो जो भी किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर ये समझना चाहते हैं कि आखिर गौपालन कैसे किया जाता है, तो तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप गौपालन के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और गौपालन के साथ साथ और भी बातचीत करेंगे जिसमें जैविक कृषि की महत्वता खास है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दिनेश वर्मा जी जुड़े हैं, प्रगतिशील किसान। सर, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, गौपालन की तो हमने बात करी है और अब जैविक खेती की हम बात करेंगे, लेकिन जैविक खेती पर आने से पहले एक सवाल और मैं आपसे गौपालन को लेकर करना चाहूँगा। ये सवाल हर आमो खास व्यक्ति के लिए है। जब आप कभी बाहर जाते हैं, आप कार में रहते हैं और सड़क पर गौवंश आपको नज़र आती है और हटाने के बावजूद वो नहीं हटती है, ऐसे में इसका निदान क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, मेरा एक मानना है और आप भी सहमत होंगे कि जो गाय है वो किसान की ही गाय है। गाय कृषि का हिस्सा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू है, गाय सब्जी, दूध, खेती से जुड़े हुए व्यवसाय हैं। अगर हर व्यक्ति की बात नहीं कहूँगा, अगर परिवार में भी एक गाय अगर रोड से उठाकर लाते हैं और अपने घर में बांधना है और उनकी कोई अलग से मेहनत नहीं करना है, उनको आपको अलग से फीड नहीं देना, एक टोकरी भूसा और पानी देना है, तो आपके परिवार के बचाव के लिए इतना गौमूत्र देगी कि आपकी किचन गार्डन के लिए आप कीट नियंत्रण उससे बना सकते। कीटों को मारना नहीं, सिर्फ नियंत्रण करना है। उससे इतना गोबर मिलेगा कि आपके किचन गार्डन के लिए आपको बाहर से दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लाना पड़ेगा। और तीसरा बड़ा फायदा ये है कि या तो एक्सीडेंट में गाय की मृत्यु होती है या जो व्यक्ति वाहन चलाता है उसकी होती है। अगर एक गाय हमारे परिवार में रोड से लाने से या तो उसकी या हमारी जान बचती है तो क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल, तो ये लाना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिशें तो तमाम की जाती हैं, नाकाफ़ी रहती हैं कोशिशें। अभी क्या है कि एक हमारे मित्र है राजस्थान में, मैं उनको गुरु मानता हूँ। उनका कहना है कि किसान अपनी नीयत साफ कर ले। गाय हमारी, हमको स्वीकार करना बिल्कुल पड़ेगा। हमारी, हमें स्वीकार करना हाँ। पड़ेगा। चलिए दूसरे विषय पर आते हैं, जैविक खेती की अब हम बात करेंगे। ये बताइए सर, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं और कैसे किसान भाई इन फ़ायदों को समझें? जैविक खेती के बड़े फायदे ये हैं कि देश आज़ाद होने के बाद में अन्न हमारे पास कम था, इसलिए रसायन आया और हरित क्रांति आई। लेकिन लंबे समय के उपयोग के बाद हमको पता लगा कि उसके केमिकल के, फर्टिलाइजर के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। हार्ट अटैक आने लगे हैं, कैंसर होने लगे हैं, तमाम तरह की बीमारियां घर में आज कबाड़ खोलोगे और गोलियां आपको भरी मिलेगी। बिल्कुल। तो अब अगर व्यक्ति जैविक खेती करता है तो उसके घर में बीमारी नहीं आएगी
और प्राकृतिक या जैविक खेती करने के लिए घर में 1-2 पशु होना अनिवार्य है और उसके बाद में उसका रिजल्ट किसान को पूरी भूमि को नहीं बदलना है। धीरे धीरे जैसे हम केमिकल पे गए थे, पहले हमारे पूर्वज एक भी कट्टा या पंप स्प्रे पंप नहीं होते थे घर के अंदर, लेकिन आज बात करें तो बिना केमिकल के ऐसा मानना होगा किसान का खेती संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे बिगड़े थे ऐसे ऐसे सुधरते हैं तो पूरी खेती हमारी ऑर्गेनिक प्राकृतिक हो सकती है। लेकिन ये भी माना जाता है, जैसे बीमारियों की आपने बात कही, तो क्या रासायनिक जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फसलों के लिए, हाँ, आधी से ज़्यादा बीमारियों का एक कारण ये भी माना जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि 100% बीमारियाँ इसी से होती हैं। 100% बीमारी ही केमिकल के माध्यम से होती है। वहाँ जो केमिकल की दुकान पे जाते हो तो कंपनी से कहा है कि इसको 10 ml एक 50 लीटर या 25 लीटर के स्प्रे पंप में डालना है। दुकानदार को कंपनी वाले ने 10 ml बताया है, दुकानदार किसान को 20 ml बताएगा, किसान अपने स्प्रे करने वाले को 30 बताएगा और वो स्प्रे करने वाला 50 डाल देगा, मुझे बार बार नहीं डालना है। डोज 10 ml का था लेकिन वो 50 ml गए तो ओवरडोज। अगर हमारी पेन किलर भी लेते हैं तो उससे भी हम घातक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो ओवरडोज की सारी कहानी है। तो क्या ये माना जाए किसान भाई इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि कम कीमत में मिल जाता है और जल्दी से जल्दी काम हो जाता है? बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले बताया था, हैंड टू हैंड किसान भाई चाहते हैं कि खेत साफ हो जाए, हाँ, समस्याएं दूर हो जाए। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें कि बहुत से लोग बोलते हैं कि महंगा उत्पाद हो गया है या प्राकृतिक खेती होने के बाद भी इसमें लागत नहीं आती है, फिर आप महंगा क्यों देते हो? भाई एक व्यक्ति को आधा घंटा लगेगा निंदाई करने में, स्प्रे पंप में उसने चारा मार दवाई डाली और वो उसका खेत 8 दिन में क्लियर हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक प्राकृतिक या जैविक किसान को उसकी निंदाई करने के लिए लगभग 8 से 10 मजदूर चाहिए। वो 300 रुपये प्रति व्यक्ति की होती तो 3000 रुपये उसको चाहिए, उसको 200 रुपये में काम हो जाता है। लेकिन साइड इफेक्ट तो बाद में पता लगेगा। बिल्कुल। ये बताइए दिनेश जी, जैव उर्वरकों की हम बात करें तो किस तरह से जैव उर्वरकों का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं? अगर सृष्टि का जब संतुलन बना था, कितने मनुष्य चाहिए, कितने जीव जंतु चाहिए, कितने पेड़ पौधे चाहिए, अगर जैव उर्वरक की बात करेंगे तो किसान के घर में गाय है, वो कार्बनिक पदार्थ अगर है तो उसको केमिकल की आवश्यकता ही नहीं होगी। अपने आप ही वो पेड़ के पत्ते गिरेंगे और जैव उर्वरक अपने आप ही बन जाएगा। केंचुए आएंगे उसको खाएंगे और पौधे की जड़ पहुंचेगी, उसके अंदर से न्यूट्रिशन ले लेगी। साइकिल अपने आप चलेगा। तो क्या ये माना जा सकता है, आप गौपालन भी करते हैं, जैविक खेती भी आप बढ़ा रहे हैं, तो गौपालन या पशुपालन से भी जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है? मैं गौपालन करता हूँ, मैंने बायोगैस लगा रखा है, मैंने कच्ची घानी के लिए तेल लगा रखा है और मैंने प्राकृतिक कृषि के लिए संपूर्ण पोषण आहार वाटिका लगा रखी है। उस प्रकार के हर प्रकार के फल वृक्ष आपको मिल जाएंगे 12 महीने। वो किसान को जितने उसके पास आयाम है सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि किसान भाई सिर्फ एक फसल पर या एक आयाम पर निर्भर ना रहे, बिल्कुल, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और आमदनी आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट आखिर कैसे किसान भाई तैयार कर सकते हैं, जैविक खेती की बात की जाए तो? हाँ, वर्मी कंपोस्ट जो आपने बात कही बहुत अच्छी। जैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि गाय भैंस उनके यहाँ है तो रोड के ऊपर उसको घूड़ा बोलते हैं गाँव की भाषा में, तो बड़ा गंदा सा कचरा वगैरह सब डाल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस गोबर को बायोगैस में डालते हैं, बायोगैस से भोजन बन जाता है, उसकी जो सैलरी निकलती है उसमें हम केंचुए छोड़ देते हैं, अर्थवर्म। तो वो क्या करते हैं, उसकी लगभग 8 गुना ताकत, अगर 1 ट्राली गोबर है तो ऐसा लगेगा मानने में कि 8 ट्राली हमारे पास हो चुका है। क्योंकि वो सृष्टि का एक साइकिल है। भाई गोबर को केंचुए ने खाया, उसने उसकी बीट निकाली तो वो वर्मी कंपोस्ट इसने आसानी से हो जाता है। उसके बाद उसका जो वर्मी कंपोस्ट में खरपतवार के बीज नहीं बचते तो जहाँ भी आप डालोगे तो कचरा नहीं उगेगा जी। खेत में बार बार सफाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति घूड़ा डाल देते हैं उनके खेत में कचरा बहुत उगता है। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें टॉनिक भी निकलती है जिसको वर्मी बॉस कहते हैं और हम हमारी फसलों पे स्प्रे करते हैं उसका जी। इसके अलावा एक और सवाल कीट प्रबंधन को लेकर है। कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाए और किसान भाई इसमें क्या सावधानियां बरतें, किस तरह से इसे किया जाना चाहिए? कीट प्रबंधन अगर प्राकृतिक या जैविक तरीके से अगर व्यक्ति करता है तो उसको कीट ही नहीं लगे, ऐसी बात मैं बताता हूँ। अगर उसने DAP मिला के फसल नहीं लगाई है तो उसकी फसल में कीट नहीं लगेगा। और कीट नियंत्रण की बात करेंगे हम, कीटनाशक की नहीं करेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा की जो 14 आती है उस पर जिन पत्तियों को गाय नहीं खाती है,
आंकड़ा, धतूरा, कंजी, जो भी जिनको गाय नहीं खाती ये समझ लेना, नाम याद चाहे ना रहे, और उनके पत्ते तोड़ना है और मिक्सर में ग्राइंड कर लेना और अपने पंप में 100% का सॉल्यूशन भी डाल के अगर स्प्रे करते हैं तो मान लीजिए आपको दही पसंद नहीं है और मैं आपके पास रखूँगा तो आप खाना पसंद नहीं करोगे। उस कीट पतंग को मूंग फसल पसंद है लेकिन आपने धतूरे का उस पर कोटेट चढ़ा दिया, स्प्रे कर दिया, तो क्या उसको खाएगा क्या? वो जो हमारे शत्रु कीट है वो दूर भागेंगे और बिना भोजन से कमज़ोर होंगे, और हमारे मित्र जीव मजबूत होंगे तो उन पर अटैक करेंगे, उनको खाएंगे तो कीट लगना बंद हो जाएंगे। तो क्या यही विधि एक बार आप किसान भाइयों को तफसील से विस्तार से बता सकेंगे? मैं बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल बताइए आप। भाई किसान जिस समय बोनी करते हैं उनको मैं ये नहीं कहता कि सारे एरिया में आपको जैविक खेती करना, इतना करना है कि सिर्फ हमारे परिवार को प्राकृतिक फल, सब्जी, अनाज, दूध मिले। आपको ये समझना है कि हमारे घर में 2 कुंटल गेहूं लगते हैं, 5 किलो मूंग दाल लगती है, 2 किलो चने लगते हैं, उतने एरिया में आप बिना केमिकल की खेती करेंगे, ना यूरिया डालना है ना डीएपी डालना है। जैसे ही फसल उगती है तो वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर आपको ताकत के लिए खाद के रूप में डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिन पत्तियों को गाय नहीं खाती, जैसे धतूरा नहीं खाती, कंजी नहीं खाती, अकाव नहीं खाती, बड़ नहीं खाती है, बेशरम, तामेश्वर जिसको बोलते हैं, ये याद रखना है गाय जिनको नहीं खाती उन पत्तियों को हमको लाना है, या तो मिक्सर में ग्राइंड कर ले या गोमूत्र में उनको गला ले। लेकिन मेरे हिसाब से मिक्सर में ग्राइंड करना इसलिए अच्छा रहता है, कभी कभी ज़्यादा गोमूत्र के कारण पेड़ों की पत्तियाँ जला लेते हैं। तो इनका स्प्रे करना है आपको 14 की अमावस्या की, 14 को पूर्णिमा की, वहाँ पर वो कीट पतंग आके अंडे देते हैं। तो फुद्दी, अंडे हम सारे लार्वा ख़त्म कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे खेत का क्लाइमेट ऐसा हो जाएगा कि वहाँ कीट पतंग भटकेंगे नहीं और बड़ी आसानी से आपकी फसल पैदा हो जाएगी। तो क्या दिनेश जी ये भी माना जा सकता है इससे खेत की तैयारी भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है? बिल्कुल, जहाँ हमारी स्टार्टिंग होती है, जितना पैसा हम केमिकल फर्टिलाइजर में लगाते हैं, एक व्यक्ति बिना खेत की तैयारी करते से फसल लगाता है उसमें खरपतवार ज़्यादा उगता है, और एक व्यक्ति अगर पहले से 1-2 बार पाटा लगाना या कल्टीवेशन करना है तो उसके खेत में कम खरपतवार रहेंगे तो उसको अत्यधिक केमिकल की आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम बेला है और इससे पहले जब हमने बातचीत की थी तो आपने बताया था कि खेती किसानी और गौपालन को लेकर आपने एक रिसर्च भी की है। क्या वो रिसर्च है किसान भाइयों को आप बताइए। रिसर्च ये है कि किसान ज़्यादा के चक्कर में जो है उसको खो देता है, और सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है हमारा परिवार। बिल्कुल। अगर व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है कि हर किसानों को मैं संदेश देता हूँ, और किसी को देखना हो तो फार्म हाउस आकर देखे, जितने प्रकार के फल वृक्ष होते हैं हमारे खेत के अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-1 लगाए जाए। वो हर मौसम में हमारे बच्चों को, माता पिता को, सबको मौसम वाले फल मिलेंगे। उसके अंदर हमको इंटरक्रॉप में मौसम वाली सब्जियां लगा देना है। इसके बाद में ज़्यादा नहीं तो हमारे घर में एक गोवंश होना चाहिए कि उसका दूध, घी हमको मिले, और उससे निकला गोबर और गोमूत्र से हमारी जो छोटी सी हम खेती तैयार करें प्राकृतिक, क्योंकि हमको उसकी ओर जाना पड़ेगा, तो उसकी ओर हम जाएंगे। तो इस प्रकार के सारे किसान जब धीरे धीरे करने लगेंगे तो धीरे धीरे करने से उनको खुद को किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब खुद का रिजल्ट खुद के सामने अगर आएगा, उनको लगेगा कि हमने 1 किलो मूंग बोया था और 10 किलो निकला और कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं लगी, तो अगले बार में वो 10 किलो लगाएंगे, 50 किलो। एक समय ऐसा आएगा कि उनके खेत में वो डीएपी, यूरिया को जाने ही नहीं देंगे। चलिए, तो ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपका, और आपने वक्त निकाल के एक कीमती जानकारी दी, रिसर्च बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने गौपालन की बात की है और जैविक खेती की बात की है कि आखिर किस तरह से आप गौवंश को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने खेती के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।